हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। कौन कौन सा तीन स्टॉक है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरा यहाँ पे आपका है बजाज फाइनेंस और थर्ड है यहाँ पे आपका बजाज फिनसर्व। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन यदि जो भी डाउट आपका एक्स्ट्रा हो तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। अब हम लोग जो है दोनों को जो है तीनों स्टॉक को एक साथ ही लेकर बात करेंगे और जो भी डाउट है यहाँ पे पहले हम सब वो आपको क्लियर करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आगे जानेंगे कि क्या यहाँ से अभी बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो देखो, सबसे पहला डाउट यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोग यहाँ पे जानते हैं कि 2 मई को जो है यहाँ पे बोर्ड मीटिंग के जरिए एक फाइनल डेट यहाँ पे आपको जो अनाउंसमेंट हो जाएगा रिलायंस के जरिए कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का कौन सा डेट में यहाँ पे डिमर्जर होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लोग ये डर रहे हैं कि क्या जो है उस दिन यहाँ पे बजाज फिनसर्व में क्या आपको बजाज फाइनेंस में क्या गिरावट होगा। देखो, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखो कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस है ना, एक ऊंचा बिल्डिंग है। क्योंकि जियो का जो है यानी कि जो फाइनेंशियल जियो का है, जियो फाइनेंशियल का, उसका बहुत यहाँ पे कम सेल्स होता है। यदि आप चेक कर लोगे ना तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जहाँ पर 100 लगभग 100 करोड़ का जो सेल्स आपका हो रहा है जियो फाइनेंशियल का, तो आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस जो सेल होता है वो आपका होता है 11,000 करोड़। तो यहाँ पे जमीन और आसमान का यहाँ पे अंतर है। लेकिन यहाँ पे आपको डरना नहीं है, पैनिक यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। जो लोग यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उनसे यहाँ पे आप दूर हो जाओ और थोड़ा सा यहाँ पे खुद से आप समझो। देखो, पैसा आपका होता है ना, तो रिस्क भी आप ही का है, प्रॉफिट भी आप ही का है। तो खुद से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे दो और जो डाउट यहाँ पे समझना तो वो आप कमेंट में जरूर से यहाँ पे पूछ लो, मैं पूरा कोशिश करूंगा। और जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में भी आप यहाँ पे जरूर से कमेंट करना। अब देखो, ये तो मैंने आपको एक बेसिक जो डाउट है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस को जो लोग यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि हल्के पे कि नहीं ये स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट होगा और यहाँ पे गिरावट होगा, ये तो कोई नहीं जान रहा। लेकिन यदि कंपनी का यदि कुछ आप फंडामेंटल देख लोगे तो आपको ये तो बेहतर से मालूम चल रहा है कि कंपनी में जो है वो कंपनी कितना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है। और मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं, जिनके कारण जो है ये जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। तो देखो, आप जानो यहाँ पे जैसे कि आरबीआई के यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार किसी भी आपका फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक या फिर आपको बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक क्यों ना हो, उसमें आपको जरूर यहाँ पे ये चीज़ तीन चीज़ आपको ध्यान देना ही देना है। कौन कौन सा? पहला यहाँ पे है आपका एलसीआर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका सीएआर यानी कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो, और थर्ड यहाँ पे है एनपीए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसा एसेट जो कभी भी बैंक को या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी को वापस मिलता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर से आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 मंथ तक, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना जो है ना बहुत कम चांस है या फिर ना के बराबर है। तो उनका जो बैड जो लोन है वो आपको लगातार बढ़ते रहेगा। और यदि किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का या फिर बैंकिंग कंपनी का जो एनपीए वो यदि 3% से ज़्यादा आपको चला जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा जो है स्टॉक में प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि शायद जो स्टॉक का प्राइस हो आपको 1,000 तो साथ घटकर आपका आ जाए 400 में या फिर 500 से भी कम। जो फिलहाल अभी आपको हालात है बंधन बैंक का, आरबीएल का, क्यों? क्योंकि देखो, बंधन बैंक का जो एनपीए है ना वो आपका चला गया था 4% तक, 4% से भी ऊपर। और इसी कारण जो है आज स्टॉक जो इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बोल दो या फंडामेंटल बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन एक महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट लेवल में से एक है, ठीक है। अब देखो इसका कितना देखने को मिलता है। बजाज फाइनेंस का जो एनपीए है ना वो देखने को मिलता है 0.43%। अब ये जो आपका 0.43% है ना, ये गजब का नंबर है। क्यों? देखो, एचडीएफसी बैंक का रिकॉर्ड क्या है कि उनका जो एनपीए है ना वो 10 सालों में 0.5% के ऊपर नहीं गया है। और अब जो वही राह में जो यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 3 क्वार्टर से जो है 0.51% के नीचे ही देखने को मिला है, जो एक गजब का नंबर है। फिर यहाँ पे आपको बात आता है एलसीआर का, यानी कि आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। जैसे कि मान लो आपने बैंक में जमा किया 10,000 रुपया, ठीक है, और आप जो है 10 दिन बाद जाते हो उस 10,000 को निकालने के लिए और बैंक आपको बोल देता है कि सर पैसा नहीं है, तो फिर आपका क्या होगा? तो इसलिए यहाँ पे आरबीआई जो है पहले यहाँ पे हमेशा चेक करता है कि क्या बैंक के पास जो है जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उससे ज़्यादा अमाउंट है या फिर नहीं, क्या उनके पास जो ये अभी फिलहाल आपको जो कैपेबिलिटी है या नहीं। और इसका देखने को मिलता है 233%।
यानी कि इनके पास जो एक ऐसा एसेट है कि यदि मान लो पैसा नहीं होता है तो वो अपने एसेट को बेच करके आपका पैसा जो रिफंड कर दे। सिंपल भाषा में यही एक बेसिक है जो मैंने आपके साथ जो सिंपली में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और बहुत से लोग शायद यहाँ पे समझ में आ गया। यानी कि एक ऐसा एसेट जो बेच करके आपका 10,000 रुपया चुका दे और इनके पास जो है आपको 233% है, यानी कि यदि आप 10,000 जमा कर रहे हो तो इनके पास 23,300 रुपया है। तो इसी बात से आपको समझ में आ रहा है कि इसका पैरामीटर कितना अच्छा है। फिर अब जो एक लास्ट जो मैंने बताया था आपको CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी एक ऐसा रेशियो जो आपको ये बताता है कि आपके पास जो है बैकअप मनी कितना है। तो इनके पास जो है 25% का बैकअप मनी देखने को मिलता है, जिससे कि मान लो किसी कंपनी का जो NPA यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है तो क्या आपको 100% के अलावा कुछ बैकअप मनी है, और RBI के अनुसार जो है 9% के ऊपर होना चाहिए और इनके पास जो 25% है, यानी कि HDFC बैंक से भी ज़्यादा है। तो आप इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों डरते हो? हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेक का आपको कम हो रहा है और क्या हो रहा है कि आपको पब्लिक होल्डिंग जब आप जानते हो जो भी स्टॉक में आपको बढ़ता है तो लोग यहाँ पे हमेशा आपको ट्रैप हो ही जाते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, ये चीज़ आपको यहाँ पे जरूर जो है समझना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे होल्ड करने, यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए स्टॉक को बाई कर रहे हो ना, तो जब तक इसका लेवल यहाँ पे 5800 के ऊपर है, जो मैंने आपको शुरू से बताया है कि इसका लेवल 5800 के ऊपर है, तो आप बाई कर लो। और बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं, कि बहुत से यहाँ पे कमेंट भी आपको आ रहा था। तो अभी यही आपको मेरा यही मानना होगा, देखो यहाँ पे रिजल्ट भी एक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे आपको आया है। खास तौर से आपको बजाज फाइनेंस का यहाँ पे आपको फिनसर्व का जो नंबर सही देखने को नहीं मिला है, जहाँ तक हम लोग यहाँ पे आपको जो अनुमान था। लेकिन यदि आप यहाँ पे चेक करोगे इसका जो टारगेट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ICICI डायरेक्ट जो द्वारा है 7250 का। लेकिन अब ये टारगेट देखकर स्टॉक को बाई मत करना। यदि कुछ भी ऐसा आपको खराब न्यूज आता है तो यही जो टारगेट आपको घटकर आपका हो जाएगा किसी दिन 5,000 रुपया। और मैंने ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाया है बजाज फिनसर्व में, क्यों? क्योंकि जब बजाज फिनसर्व जब आपको स्टॉक गिर रहा था तो उस समय यहाँ पे टारगेट था आपका 1625 का, और अब यहाँ पे जो टारगेट आपका जब स्टॉक इतना ज्यादा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है और जब ज्यादा गिर रहा है तो जो टारगेट आपको घटकर आपका हो चुका कितना 1325 का। तो यानी कि ये जो 300 का जो ये फर्क है, तो जो लोग यहाँ पे यही टारगेट को देखकर जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है तो वो तो यहाँ पे फंस गए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रोकर के कहने पे स्टॉक को बाय मत करो। स्टडी करने के लिए यहाँ पे सही है, लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद से आपको ध्यान देना ही चाहिए, तो ही यहाँ पे आप पैसा बना पाओगे। एक चीज और है कि जहां पे आपको जो ग्लोबल ब्रोकरेज का जैसा आपका उनका अनुमान था कि इस तरह का नंबर देखने को मिल सकता है, उनके हिसाब से यहाँ पे जो नंबर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 9.5% का जो आपको EPS यहाँ पे मिसिंग है। यानी कि जैसे कि मान लो उनका यहाँ पे अनुमान होगा 110 करोड़ का, मान लो, ठीक है, मैं से बता रहा हूँ कोई जो एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे नंबर कितना आपको आया है 101 करोड़, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो इस तरह का यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा है। तो यही आपका होता है अर्निंग कॉल, यानी कि यहाँ पे जो बाहरी ब्रोकर है जैसे कि जेफरीज आपका, गोल्डमैन, तो उनका यहाँ पे किस तरह का जो अनुमान है वही यहाँ पे आपको बताता है। तो इसमें ज़्यादा यहाँ पे ध्यान मत दो, ये चेक करो कि कंपनी क्या यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर पे क्या यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू बढ़ा है नहीं बढ़ा है। और आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट आपका 29% तक यहाँ पे जो है सेल्स में गेन आपको होते हुए दिखाई दिया है बजाज फाइनेंस में, और प्लस जो भी प्रॉफिट है उसमें भी देख लो कि यहाँ पे लगातार ही गेन ही आपको देखने को मिल रहा है। जो भी पैरामीटर है वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिलायंस के बारे में, और इसके बारे में मैंने कहा था कि 2250 के ऊपर है स्टॉक को बाई करो बाई करो। बहुत से लोग यहाँ पे बाई किया था, लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि रिलायंस एक अच्छा स्टॉक नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लो चलता है। और मैंने बताया है कि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो लोग मार्केट में तुरंत आए हुए हैं, जिनका जो एक्सपीरियंस बहुत कम देखने को मिलता है, एक महीने 2 महीने 3 महीने फिर 1 साल के अंदर ही क्यों ना हो, आपके पोर्टफोलियो में जरूर से रिलायंस होना चाहिए। अब ऐसा मैं अभी नहीं बोलता, ठीक है, मैंने शुरू से बोला है जब इसका कोई डीमर्जर कोई प्लान नहीं था। क्यों? क्योंकि देखो रिलायंस एक ऐसा शेयर है ना जो आपको यहाँ पे पेशेंस भी सिखा देगा, डर भी सिखा देगा, और आपको जो यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिलायंस को यहाँ पे आप ऐड ऑन करो, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे ने एक हाई प्राइस से बाई कर लिया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको टेक्निकल में भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग यहाँ पे टेक्निकल को जो इग्नोर करते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टेक्निकल आपको ये बता देगा कि यदि आप यहाँ पे बाई कर रहे हो ना, तो आप एक हाई प्राइस से बाई कर रहे हो या फिर एक लो प्राइस से बाई कर रहे हो। और चार्ट आप देखना सीखो, नहीं आपको आता है ना तो आप मुझे बोलो, मैं एक दिन कोई भी टॉपिक के बारे में, चार्ट के बारे में सिंपल तौर से मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए बस यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, बस आप कमेंट करो क्या करना है। अभी यहाँ पे आप आराम से अभी फिलहाल होल्ड करके चलो, 2 में जो भी फैसला आता है उस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक में गेन होगा या कुछ भी होगा। लेकिन देख लो कि यहाँ पे इनका कोई ज़्यादा परसेंटेज ऐसा नहीं साइड हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको 25% स्टेक यहाँ पे साइड हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1% से भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कम वैल्यू हिसाब से हम सब ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़र्क जो है मुझे ऐसा लगता है कि देखने को नहीं ही मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। तो देख रहे हो कि यहाँ पे पिछले मार्केट डे में जो है यहाँ पे आपको गिरावट पे देखने को मिला है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको आधे % का यहाँ पे गिरावट हुआ है। और देखो इस गिरावट में यहाँ पे क्या करना है, जानते हो कि नंबर कुछ खास यहाँ पे देखने को मिला नहीं है और इसी कारण से स्टॉक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको गिरावट आपका हुआ था, फिर यहाँ पे करेक्ट आपका हुआ। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए ना, यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज के जरूर यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, क्योंकि देखो इनका जो 3 बिजनेस है ना, पहला यहाँ पे आपका फाइनेंशियल है, दूसरा यहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस है और थर्ड आपका हो चुका है म्यूचुअल फंड। और ये सब यहाँ पे जो तीनों जो इनका मार्केट है, तीनों जो इनका बिजनेस है, ये सारा लॉन्ग टर्म यहाँ पे आपका ग्रोथेबल बिजनेस है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे ये बिजनेस चल रहा है तो कल यहाँ पे नहीं चलेगा बिजनेस, ऐसा बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाकी आपका क्या है जरूर से आप कमेंट में बताना। और यदि चेक करो मार्केट कंपनी का मार्केट कैप, तो लगभग यहाँ पे 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप देखने को मिलता है। देखो करंटली जानते हो कि जब कंपनी ने बोनस दिया तो उसमें प्राइस आपको 1800 और अभी यहाँ पे 1300 को मिल रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे पेशेंस के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आपको ऐड ऑन करना है ना, तो ऐड ऑन करो फॉर द फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आपका पर्पस फिर से अभी यहाँ पे है 2 महीने 3 महीने, तो शायद यहाँ पे पॉसिबिलिटीज इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन मेरे हिसाब से इसका लेवल जैसे ही आपको 1220-30 के ऊपर रहेगा ना, आराम से यहाँ पे आपको जो इसका टारगेट है वो यहाँ पे 1500 तक भी स्टॉक आपको जा सकता है, या फिर 1600। तो बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो यदि आपको इस स्टॉक में डर लग रहा है ना, तो फिर आप यहाँ पे सेल कर देना। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा, तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करके चलो। यदि आप ऐसा देख रहे हो तो आपका जो विप्रो, जहां पर आप जानते हो कि इनका बहुत सारा यहाँ पे बहुत लोगों ने कितना ज़्यादा पैसा कमाया है 38 सालों में, तो सारा काम यहाँ पे पेशेंस का ही होता है। कंपनी को सही पिक करो और आप यहाँ पे SIP के द्वारा इन्वेस्ट करते रहो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।